ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए, रेस्ट एपीआई सीख ही रहे हैं तो एपीआई के बारे में जान लेते हैं। एपीआई क्या होता है? तो मैंने आपको देखो कई बार बता रखा है। ये वाला एग्जांपल देखिए कि रेस्टोरेंट में काम चल रहा है, तो हमने ऑर्डर किया फूड, मान लो कोई। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये ना बैक एंड पे काम कर रहे हैं। ये बैक एंड पे काम कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग बैक एंड पे काम करने वाले हैं। ठीक है, ये लोग बनाएंगे। और ये वेटर ना, ये वेटर को आप एपीआई समझ सकते हैं। ये वेटर ही एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करेगा? ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए आप एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट इतनी कहानी ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये लारा देखो, ये फ्रंट एंड है, इसने खाना मांगा। ये बैक एंड है, इसने खाना मांगा। एपीआई जो है खाना दे रही है, सबको पता होता है। बट आपको चीज़ जानने वाली है कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ठीक है, मान लो ये कुछ और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज़ करने के लिए और इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए एपीआई लगती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ऊबर, ऊबर है, एक कहाँ है? गूगल है, गूगल मैप्स। ठीक है, तो गूगल मैप की एक फंक्शनैलिटी की वो मैप दिखाता है। ऊबर की एक फंक्शनैलिटी की भाई वो कैब वैब बुक करने का काम आता है। तो क्या ऊबर ने क्या कर रखा है? गूगल से बोल रखा है भाई तुम कौन सी प्रोग्रामिंग काम करते हो? मान लो पाइथन, ये लोग मान लो करते हैं गो लैंग्वेज में, या मान लो जावा में। ठीक है, तो इन्होंने बोल रखा है भाई हम तो लैंग्वेज तो अलग, एक काम करो तुम अपनी एपीआई का एक्सेस दे दोगे मेरे को? गूगल वाला, ठीक है भाई पैसे दे देना। तो ठीक है, अब पैसे दे दिए, एपीआई का एक्सेस मिल गया। यानी कि एपीआई का इनके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है, एक मीडिएटर है। तो गूगल और ऊबर, ऊबर क्या करेगा? गूगल की फंक्शनलिटी का यूज़ करेगा यूजिंग एपीआई। ठीक है, तो एपीआई खाली फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये भी याद रखना कि दो प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल आप ये भी बोल सकते हैं, एक आपका रिएक्ट का ऐप है, एक जेंगो का ऐप है, इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो। या आपका एक फ्लटर है, एक जेंगो, उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेन फोकस आपको जेंगो पे रखना है। इस पर फोकस रखोगे तो ये चीज़ कनेक्ट तो आराम से हो ही जाएंगी। ठीक है, तो हम जेंगो की मदद से बना क्या रहे हैं पता है? हम जेंगो की मदद से यही मीडिएटर बना रहे हैं, यही मीडिएटर जो है एपीआई इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करता है? अब आप थोड़ा सा इसको डीप समझो। डीआरएफ, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करता है? ये मीडिएटर जो आ रहा है ना बंदा चल के, ये बनाने का काम करता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या बीच में आ जाता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मान लो फ्रंट एंड से रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, और बैक एंड लेटेस्ट से मेरी जेंगो पे। ठीक है, बैक एंड मेरे जेंगो पे। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करेगा? जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क फ्लटर को जेंगो से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो फ्लटर को जेंगो से कनेक्ट करने के लिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होगा। ठीक है, तो बात ये रहेगी कि जेंगो की सिंटैक्स ही जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई यही कनेक्ट हो गया आपस में। बट ऐसा नहीं, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो बीच में आ जाता है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बीच में आ जाता है। आपकी रिएक्ट की ऐप है, इसको कनेक्ट कर देता है आपके किसी और भी बैकएंड से भी कनेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो कोई भी और बैकएंड होगा उससे भी कनेक्ट कर सकती हैं आपकी चीज़ें। ठीक है, तो लेटेस्ट से आप बैकएंड बना रहे हो नोड जेएस से। ठीक है, तो नोड जेएस की मदद से भी हम एपीआई बना सकते हैं, बट जेंगो की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें मतलब आप थोड़ा सा समझ रहे होगे। तो बट मैं आप बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मीडिएटर की तरह काम करता है, और मीडिएटर खाली फ्रंट एंड बैक एंड में ही, मल्टीपल ऐप्स के बीच में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बीच में भी काम करती हैं चीज़ें। ऐसे एपीआई बनाने का फ़ायदा और क्या है पता है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने जेंगो में कोई वेबसाइट बनाई। ठीक है, जेंगो में वेबसाइट बनाओ, मैं वेबसाइट खाली बोल रहा हूँ। तो वेबसाइट बनाओगे तो उसका फ्रंट एंड बैक एंड होगा और चल जाएगी आपकी। मान लो मेरी फूड डिलीवरी की ऐप है, तो मैंने बनाई और मेरी चल गई। ठीक है, मेरे लोग आते हैं यहाँ पे फूड डिलीवरी करके, साइन आउट करके, साइन इन करके, चेकआउट करके फूड डिलीवरी हो जाती है। बट मान लो अब मेरे को अपग्रेड करने हैं, मेरे को चीज़ें स्केलेबल करनी है, तो मैं ऐप बनाऊंगा फ़ोन का। और जब मैं ऐप बनाऊंगा तो मैं इसका अलग से बैकएंड लिखूंगा फायरबेस से। क्यों अलग से क्यों लिखूंगा जब मेरे पास बैकएंड पहले से बना हुआ है? तो क्यों करूँगा? तो मैं क्या करूँगा ना, इसकी एक एपीआई क्रिएट कर दूंगा। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डीआरएफ की मदद से एक एपीआई मैं क्रिएट कर दूंगा। उस एपीआई की मदद से क्या होगा भाई? ये कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा बैकएंड से, है ना। यानी कि ये ऐप कनेक्ट हो जाएगा किससे? बैकएंड से। बैकएंड कौन सा था? वेबसाइट वाला। तो वेबसाइट वाला बैकएंड कनेक्ट हो गया ऐप से यूजिंग डीआरएफ। हमको अलग से क्या बनानी नहीं पड़ी, हमको बनानी ही नहीं पड़ी क्या? अलग से मोबाइल के लिए कोई कोई भी डेटाबेस। ठीक है, या कोई भी बैकएंड। तो ये इस्तेमाल हमको करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात भी हो रही थी बीच में कि वहाँ पे क्या काम होता है, तो वो लोग बोल रहे थे भाई हमारे यहाँ तो एपीआई पे बहुत काम होता है, हम लोग एपीआई को अच्छे से मास्टर करते हैं, एपीआई को सीखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी एपीआई पे काम करें, क्योंकि कंपनी में अभी इस टाइम काम हो रहा है। मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपको नहीं भी बताया कि एक SD1 नाम की पोजीशन होती है ना, SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर 1। ठीक है, यहाँ पे तो आप एंट्री कर सकते हो यूजिंग DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की मदद से आपकी इसमें एंट्री हो सकती है। बट इसमें प्रमोशन भी होती है ना, SD2 बनते हैं कुछ लोग, फिर SD3 बनते हैं।
तो जो लोग SD2 बनते हैं वो किस बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो API डेवलपमेंट वगैरह या सिस्टम आर्किटेक्ट, सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह ये सारी चीज़ सीख के वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले से काम कर रहे हैं कहीं पे और आपको SD2 में जाना है या आपको डायरेक्टली अगर मान लो SD2 में जाना है, वैसे तो पॉसिबल होता नहीं है, बट मैं आपको रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपको SD1 में एंट्री तो मिलेगी API की मदद से, क्योंकि आपको एज मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको अच्छे से सीख लोगे तो फ्रीलांस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की अभी अगर आप फ्रीलांस वेबसाइट पे खोल के देखो तो उसमें डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट खोल लेना, अपवर्क खोल लेना या फाइवर खोल लेना या फ्रीलांसर खोल लेना, टॉपटेल खोल लेना, इन सब पे क्या है कि API डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा है, लोग कम है इस वक्त, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग बहुत कम हैं, और जो एक अच्छे लेवल की डेवलपमेंट कर पाते हैं वो बहुत इस वक्त मार्केट में कम है, ठीक है। तो हमको इस कोर्स में क्या करना है, हमको एक जॉब रेडी या एक फ्रीलांस रेडी एक डेवलपर बनना है इस कोर्स में, ठीक है, ताकि हम जो है SD2 को भी टारगेट कर सकें, उसके बाद फ्रीलांस को भी टारगेट कर सकें, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को हम कर सकें, ताकि आप आगे इन फ्यूचर हमको अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है तो उस केस में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जेंगो से वेबसाइट बनाएंगे, उसका फ्रंट एंड बैक एंड बनाना तो आता ही होगा आप लोग को, नहीं आता तो मैं उसका एक नया कोर्स भी ले आऊँगा, बट इस कोर्स में हम खाली DRF पे फोकस करें। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से हम अपना ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और यही क्रिएट कर लिया तो इससे आप अपना डेस्कटॉप ऐप भी आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी का एक ऐप भी है, एक उनकी वेबसाइट भी है, ठीक है। मान लो उनकी जो वेबसाइट है मान लो किसी भी चीज़ से बनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, वो रिएक्ट से बनी है, लेटेस्ट से रिएक्ट जेंगो से बनी है उनका वेबसाइट, बट उनको कनेक्ट करना है तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बीच में आ जाएगा और उनका ऐप भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होता है, API मैंने आपको बताया ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट होता है। तो ये एयरलाइंस का कोई एग्जांपल है जिसमें जो जैसे ये है, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो डेटाबेस में जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो मल्टीपल वेबसाइट से क्या करती हैं, डेटा लेके आती हैं, ठीक है। फ्लाई स्काई ये इन सब से वेबसाइट लेके अपनी वेबसाइट पे दिखाती हैं कौन सा सस्ता है, जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट जो है ऐसा काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए, बस कि मेरी वेबसाइट, मेरा प्रोजेक्ट A है, इनका प्रोजेक्ट B है स्काईजेट का, ठीक है। तो भाई आपका जो है डेटा हमको चाहिए, या डेटा नहीं, खाली डेटा भी नहीं, फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हैं, डेटा या फंक्शनैलिटी, कुछ फंक्शन जो है आपको इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो भाई ये कुछ ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। अच्छा, रेस्ट API को आपने सुना होगा, रेस्ट API होती है, रेस्ट क्या होता है इसमें, कुछ लोग बोलते हैं SOAP API कर लो, ठीक है, वैसे रेस्ट API काम आती है। अब रेस्ट API क्या होता है भाई, एक तरह की API का टाइप ही है ये, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के हिसाब से खेल खेलते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं और सामने से कुछ रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स खाली डेटा नहीं आता, और कुछ कुछ और चीज़ें भी हमको रिस्पॉन्स में मिलती हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म दे रखी है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र API, जो है API सिमिलर टू द स्टैंडर्ड API, और ये भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ से काम करता है, ठीक है। सर्वर डेटा नहीं देता, बल्कि वो जो आप एक्सेस मांग रहे हो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मान के चलो, बस खाली यही चीज़ होती है, ठीक है। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी रिक्वेस्ट इसमें होती है, मैक्सिमम जगह यही हमारी काम आ रही होती है, ठीक है। तो बाकी हम कुछ इस तरह से इंटरफेस बनाएंगे आगे जो हम करने वाले हैं। तो ये क्लाइंट है हमारा, ये डेटाबेस से भी कनेक्ट करने के लिए हम रेस्ट API का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, जेंगो की मदद से हम इस चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है, जेंगो की मदद से चीज़ों को बनाएंगे, और सारा का सारा आपको चीज़ जो है इस कोर्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्या हम बनाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था IMDb नाम की एक वेबसाइट होती है जिसमें मूवीज़ लिस्टेड होती हैं। जैसे मूवीज़ होती है, मूवीज़ कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, यूट्यूब पे, उस पे होती है, और उसकी रेटिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब इसी हिसाब से बनाने वाले हैं। फिर इसमें हम थोड़ा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, टोकन्स वगैरह सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट में हम सब कुछ सीख लेंगे, और इसमें भी मतलब काफ़ी डीप डाइव करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे तो शायद आपने पहले कभी ना पढ़ी हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी है, हम एक ऐसी मशीन बनाने वाले हैं, देखो एक ऐसी मशीन, ये रही एक ऐसी मशीन जो हमको एंड पॉइंट देगी, और उन एंड पॉइंट का हम बस क्या करेंगे, अपने मतलब रिएक्ट ऐप में, फ्लटर ऐप में उन एंड पॉइंट को कॉल करके जो है डेटा मंगा लेंगे। बट ये रहेगा कि हमारे रिएक्ट ऐप में जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो एक ऑथेंटिक यूज़र होगा, तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फुल्ली जो है हमारा सिस्टम जो बनने वाला है, ये मशीन API बिल्ड करेगी, जो एंड पॉइंट देगी, ये मशीन जो है हम बिल्ड करेंगे। अच्छा, मैं ID इस बार चेंज कर रहा हूँ, मैं पाईचार्म का यूज़ करूँगा इस बार, ठीक है। पाईचार्म का, VS कोड का मैं इस बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग VS कोड को यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पाईचार्म यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एकदम सही से चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।